रात का वक्त और हवा बिल्कुल बंद, ना कोई आवाज और ना ही कोई हलचल, सिर्फ एक अजीब सा खौफनाक सा सन्नाटा। अमेरिका की ये एक स्टेट यूटा के अंदर सुनसान रेगिस्तान में एक रैंच खामोशी से खड़ा हुआ है। उसका नाम स्किन वॉकर रैंच। कहते हैं कि सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है ये एक दरवाजा है किसी बहुत ही अजीब जगह का, और जो लोग यहां आते हैं वो कभी पूरी तरह से वापस नहीं जाते। ये जगह कभी खाली नहीं थी, यहां हमेशा से कोई ना कोई लोग रहते थे। यहां एक फैमिली भी थी, उस फैमिली का नाम था द मायर्स। उनके बारे में अजीब बात यह है कि उनकी कहानी पूरी तरह कभी रिकॉर्ड हुई ही नहीं। ना कोई इंटरव्यूज हैं, ना कोई डिटेल्ड रिपोर्ट्स, सिर्फ कुछ टुकड़े, कुछ जिक्र और कुछ वार्निंग्स। कहते हैं उन्हें आसमान में रोशनी नजर आती थी, अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती थी, और कुछ ऐसा महसूस जो समझ से बाहर होता था। लेकिन सबसे अजीब बात वो ये नहीं कि उन्होंने क्या देखा, बल्कि ये है कि उन्होंने कभी इसके बारे में किसी से जिक्र ही नहीं किया, जैसे कि वो कहना नहीं चाहते थे या फिर वो कह ही नहीं सकते थे। और फिर एक दिन वो वहां से चले गए, खामोशी से, बगैर बताए किसी को, बस चले गए। ऐसे जैसे कि ये जगह सिर्फ लोगों को डराती नहीं है, बल्कि उनकी कहानी भी कहीं ना कहीं छुपा लेती हो। और फिर 1994 में शर्मन फैमिली यहां आई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज में कदम रखने वाले हैं। 1994 में टेरी और ग्वेन शर्मन ने ये रैंच खरीदा। उन्हें लगा ये एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी। शहर से दूर अपनी 512 एकड़ की जमीन में अमन, सुकून और अपनी जमीन में खुशी से जिंदगी गुजरेगी। और पहले कुछ दिन सब कुछ ऐसा ही था। सुबह सूरज निकलता था, जानवरों की देखभाल करते थे, उनके बच्चे अपनी जमीन पे खेलते थे, एक परफेक्ट जिंदगी, सुकून भरी। फिर एक अजीब सी रात को सब कुछ बदल गया शर्मन फैमिली के लिए। आधी रात को शर्मन फैमिली को घर के बाहर से अजीब सी आवाजें आनी शुरू हुई। उन्होंने दरवाजा खोला और खोल के अंधेरे में दूर खड़ी एक चीज देखी। वो चीज क्या थी? वो था एक भेड़िया। लेकिन ये कोई आम भेड़िया नहीं था। ये भेड़िया इतना बड़ा था कि उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा था। और वो भेड़िया सीधा उनके जानवरों के पास भागा, जैसे उसे कोई डर खौफ ही नहीं था इंसानों से। टेरी अंदर भागा और फौरन अपनी शॉटगन लेके भेड़िए के पीछे वो भागा। उसने निशाना लगाया और उसने गोली चलाई। एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन उस भेड़िए को कुछ भी नहीं हुआ, एक खराश भी नहीं आई। वो जानवर बस खड़ा रहा और गोलियां खाता रहा। उसने टेरी को एक दफा देखा और फिर आराम से मुड़ के अंधेरे में भाग गया, और वो भेड़िया गायब। उस रात के वाकये के बाद शर्मन्स को समझ आ गया कि उनके ख्वाबों का रैंच बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। अगली कुछ रातों में उनको आसमान में रोशनी देखनी शुरू हुई। छोटे छोटे से ऑर्ब्स जो हवा में रुक जाते थे,
जैसे कोई उन ऑर्ब्स को कंट्रोल कर रहा हो। फिर एक अजीब सी रात आई और उन्होंने देखा कुछ और अजीब सा, एक सुराख, और वो भी आसमान में, जैसे कि आसमान ही फट गया और आसमान के उस सुराख के अंदर कोई चीज उन्होंने देखी, कोई जिंदा चीज जो मूव कर रही थी। और फिर अचानक से एक आवाज आई और आसमान में सब कुछ बंद, जैसे कुछ हुआ ही नहीं और कभी कोई चीज आसमान में थी ही नहीं। ये वाकये वहां खत्म नहीं हुए, बल्कि और भी बढ़ने लग गए। अक्सर सुबह उठ के शर्मन्स बाहर जानवर देखने जाते थे और उनके जानवरों में से एक आध बैल गायब होने लग गया। ये एक दफा नहीं हुआ, जब कभी उनमें से कोई बैल मिल जाता था तो उनकी हालत इतनी खौफनाक होती थी कि इंसान का दिमाग डर की वजह से काम करना ही बंद हो जाता था। जानवरों के जिस्म कटे हुए थे, उनकी आंखें गायब थी और उनके जिस्म के अंदर की सब चीजें निकाल दी गई थी। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक भी कतरा खून का नहीं होता था, ना जमीन पे, ना जानवर के आसपास और ना ही उसके जिस्म में। ऐसे जैसे जानवर खून के बगैर जिंदा था, जैसे कि किसी डॉक्टर ने बहुत ही बारीकी के साथ सब कुछ सर्जिकली निकाल दिया। अब आती है सबसे डरावनी और हिला देने वाली बात। जो आंखों के सामने दिख रहा था, शर्मन्स को वो इतना नहीं डराता था जितना वो सब कुछ जो देख ही नहीं पा रहे थे। अक्सर रात को अपने घर के अंदर उन्हें चलने की आवाजें आने लग गई, कभी घर के बाहर से और कभी घर के अंदर से। इतने खौफ के बावजूद भी वो हौसला करके अपना दरवाजा खोलते थे तो होता ही नहीं था कोई वहां पे। लेकिन हर वक्त उन्हें महसूस होने लग गया था कि कोई है, कि कोई चीज जरूर वहां है, कोई ऐसी चीज जो उन्हें देख रही है, उन्हें नाप रही है। जिस रैंच को उन्होंने अपनी जन्नत समझा था वो उनके लिए जहन्नम बनना शुरू हो गया था और शर्मन फैमिली ज्यादा वक्त नहीं टिक सके थे उस जगह। खरीदने के तकरीबन 2 साल बाद उन्होंने अपना रैंच छोड़ दिया, लेकिन वो अपनी कहानी पीछे छोड़ गए। एक ऐसी कहानी जो जल्द ही दुनिया तक पहुंचने वाली। उनकी कहानी आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। पहले लोकल लोगों तक आवाज गई, फिर रिसर्चर्स तक, और फिर एक ऐसे आदमी के पास उनकी आवाज पहुंची जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं था बल्कि रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और कनेक्शंस भी थे। उसका नाम था रॉबर्ट बिगेलो, एक बिलियनियर जो एरोस्पेस और स्पेस रिसर्च से जुड़ा हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो अजीब चीजों को इग्नोर नहीं करता था। 1996 में उसने एक ऐसा फैसला लिया जो इस कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने स्किन वॉकर रैंच खरीद लिया, सिर्फ इसलिए कि वो जान सके कि यहां असल में हो क्या रहा है। लेकिन बिगेलो ने इसे किसी कहानी की तरह ट्रीट नहीं किया। उसने इसे एक साइंटिफिक मिशन बना दिया। उसने एक पूरी रिसर्च टीम बनाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस, जिसका सिर्फ एक ही गोल था, हर चीज को रिकॉर्ड करना, हर मूवमेंट, हर सिग्नल, हर अनोमली। रैंच पे हाई ग्रेड कैमरास लगाए गए, इंफ्रारेड सिस्टम्स, मोशन सेंसर्स, रेडिएशन डिटेक्टर्स और एडवांस ट्रैकिंग इक्विपमेंट। ये सब कुछ इसलिए ताकि अगर कुछ हो तो वो सिर्फ कहानी ना रहे बल्कि सबूत बन जाए।
लेकिन स्किन वॉकर रैंच का अपना ही असूल है। जब भी कोई अजीब सी चीज या वाकया होता था, ठीक उसी वक्त इक्विपमेंट फेल हो जाता था, कैमरास ब्लैक आउट हो जाते थे, डेटा करप्ट हो जाता था और सेंसर्स डेड हो जाते थे, जैसे कोई टाइमिंग कंट्रोल कर रहा हो, जैसे कोई जानबूझकर हर सबूत मिटा रहा हो। कुछ मौकों पे रिसर्चर्स ने लाइट्स देखी, ऑर्ब्स जो उनके आसपास मूव कर रहे थे, लेकिन जब फुटेज चेक करते थे तो या तो फाइल मिसिंग होती थी या फिर पूरी की पूरी फाइल ब्लैंक होती थी। यहां तक कि कुछ लोगों ने यह भी रिपोर्ट किया कि उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि उनके दिमाग के अंदर से। साइंस और टेक्नोलॉजी ने यहां सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन हर दफा वो एक ही जगह आकर रुक जाती थी, जहां से आगे सिर्फ सवाल थे, जवाब नहीं। कुछ सालों बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। जब कहानी इतनी बढ़ चुकी थी कि इग्नोर नहीं हो सकती थी, तब पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने इस जगह पे अपनी नजर डाली। 2007 में गवर्नमेंट ने सीक्रेट प्रोग्राम्स शुरू कर दिए। इन्वेस्टिगेशंस होनी शुरू हो गई स्किन वॉकर रैंच में 2012 तक। सोचने की बात यह है कि अगर यह सब कुछ जो बताया गया वो झूठ होता, तो क्या अमेरिकन गवर्नमेंट आती उस जगह पे? क्या वो 5 साल गुजारती रिसर्च पे? और क्या $22 मिलियन AATIP प्रोग्राम पे क्यों लगाती? और इस सारी बातों के लिए इतना चुप क्यों रहती? आज भी ये रैंच सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अभी भी एक्टिव है, जिंदा है। और अब ये रैंच किसी आम आदमी के पास नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान के पास है जिसने इस जगह को दुनिया के सामने खोल दिया। और उस इंसान का नाम है ब्रैंडन फ्यूगल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, रियल एस्टेट टाइकून। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं, वो खुद भी इस मिस्ट्री को समझना चाहता है। फ्यूगल ने रैंच को बंद नहीं किया, उसने इसे और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। साइंटिफिक टीम्स, इंजीनियर्स और एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ फ्यूगल की टीम ने एक स्पेसिफिक एरिया आइडेंटिफाई कर दिया, जिसे वो कहते हैं द ट्रायंगल जोन। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेंज एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। जब भी ड्रोन्स वहां भेजे जाते हैं, एक ही चीज होती है इन सब के साथ, सिग्नल लॉस, जीपीएस डिस्टोर्ट, टेलीमेट्री खत्म। कई दफा ड्रोन्स सीधा ऊपर जाते हुए एक पॉइंट पे पहुंच गए, जैसे किसी इनविजिबल दीवार के साथ टकरा जाती थी। ना कोई चीज नजर आती है, ना कोई स्ट्रक्चर, लेकिन रीडिंग्स कहती हैं कि वहां पे कुछ है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने रेडिएशन स्पाइक्स डिटेक्ट किए। कभी सडनली टेम्परेचर चेंज हो जाता था और कभी आसमान में अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स नजर आते थे। और सबसे अजीब बात, ये सब प्रिडिक्टेबल नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई असूल नहीं है। जैसे कोई चीज अपनी मर्जी से काम कर रही हो, ऑब्जर्व कर रही हो।
और जब चाहे गायब हो जाती हो। और ये सब आज के टाइम में हो रहा है, ना 1990s में, ना कोई पुरानी कहानी, बल्कि अभी। अब सवाल ये नहीं है कि ये कहानी सच है या झूठ। सवाल ये है कि अगर ये सच है तो हम किस चीज के सामने खड़े हुए हैं? क्या ये सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसान से बहुत आगे की है, या फिर कोई ऐसी चीज जो हमेशा से ही यहां पे थी और हमने बस अब देखना शुरू किया? स्किनवॉकर रैंच आज भी वही है, यूटा के उसी सुनसान रेगिस्तान में, खामोश, लेकिन बिल्कुल भी इनएक्टिव नहीं। एक्सपेरिमेंट्स अभी भी चल रहे हैं, डेटा अभी भी रिकॉर्ड हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन समझ आज तक नहीं आई किसी को। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इसका जवाब नया नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों पुराना। नेटिव अमेरिकन्स के दौर का। इस जमीन पर रहने वाले नावाहो और यूट ट्राइब्स इस जमीन से हमेशा दूर रहते थे, सिर्फ डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था ये जगह शायद इंसानों के लिए बनी ही नहीं। उनका कहना था कि ये जमीन बदवाई हुई है और यहां ऐसी चीजें रहती हैं जो इंसान की समझ से बाहर है। शायद जो आज हम देख रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं है, बल्कि उसी पुरानी चीज का सिलसिला है जो कभी खत्म हुआ ही नहीं। शायद कुछ राज ऐसे ही होते हैं जो खोलने के लिए नहीं होते, बस देखने के लिए होते हैं, और ना ही समझने के लिए, जब तक वो राज खुद ना अपने आप को समझाना चाहे। अब फैसला आपका है, आप इसे कहानी समझते हैं या वार्निंग, या फिर एक हकीकत जो अभी तक छुपी हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Until next time.